नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं करण और आज एक बार फिर आपके सामने एक ज़बरदस्त कहानी लेकर हाजिर हूं। पिछले काफ़ी समय से मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं आपके लिए एक लव हॉरर स्टोरी लेकर आऊं। तो आज एक ऐसी ही कहानी है जिसमें आपको प्रेम, सस्पेंस, थ्रिलर और कॉमेडी का एक शानदार तालमेल देखने को मिलेगा। आज की कहानी MP के रहने वाले ऋतिक की है। ऋतिक एक अकाउंटेंट कंपनी में काम करता है और एक बार उसे ऑफिस के काम से उत्तराखंड जाना पटी डी अच्छा। ऋतिक एक जवान और खुशमिजाज लाटी डी डिच का है जो अपनी लाइफ को लेकर काफी पॉजिटिव रहता है और हर बात में कॉमेडी ढूंढ ही लेता है। कुंवारा होने के नाते उसके मन में भी अक्सर लड्डी डेचकियों से दोस्ती करने के ख्याल चलते रहते हैं। जब वह अपनी यात्रा पर था तो उसे बस में एक लड्डी डिचकी दिखाई दी। ऋतिक उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया और मन ही मन उससे मोहब्बत करने लगा। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़ी डीडीएचकी को वह देख रहा है वह एक बहुत बददिहा छलावा है। ऑफिस के काम में लगने के बाद भी ऋतिक उस लड़ी डीहेकी के ख्यालों से पीछा नहीं छुड़ा पाया और उसका पीछा करते करते वह एक ऐसी जगह जाकर फंस गया जहां उसके सामने एक ऐसी सच्चाई खुली कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। आप लोग कहानियां तो बहुत चाव से सुन रहे हैं, लेकिन कई साथी चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपसे दिल से गुजारिश है कि सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और जो लोग पहली बार आए हैं वे कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह रहस्यमयी कहानी। शाम का वक्त था और बस घुमावदार रास्तों पर लहराती हुई आगे बढ़ रही थी। बाहर सूरज ढल रहा था और यहां बस के अंदर मैं उसके इश्क में डूबता जा रहा था। वह बेपरवाह सी बैठी कुछ सोच रही थी। उसकी उदास आंखों में न जाने कौन से गहरे राज छिपे थे। मैं बस एकटक उसे निहारे जा रहा था। सच कहूं तो उसकी खूबसूरती ने मुझे पूरी तरह सम्मोहित कर लिया था। वह देखने में पहाड़ी नहीं लग रही थी। अचानक वह मेरी ओर पलटी और मैं सकपका गया। मेरी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। उसने मेरी तरफ देखकर एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन पल भर में ही उसकी आंखों में फिर वही उदासी छा गई, जैसे कोई गहरी मजबूरी उसे मुस्कुराने से रोक रही हो। उसके बाद उसने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। सूरज डूब चुका था और बस के भीतर अंधेरा गहराने लगा था। तभी अचानक एक जोरदार झटके के साथ बस रुक गई। वह लुढ़की उठी और मुझ पर एक नजर डालकर तेजी से बस से नीचे उतर गई। वहां न तो कोई बस स्टैंड था और न ही आसपास कोई आबादी। मेरे दिमाग में सवाल कौंधने लगा कि आखिर इस वीराने में बस क्यों रुकी। तभी कंडक्टर झुंझलाकर बोला, कितनी बार कहा है बस ठीक करवा लो, रोज यहीं आकर अटक जाती है। ड्राइवर ने सफाई दी, बस तो सही है पर चढ़ाई ज्यादा होने की वजह से पुरानी बस लोड नहीं ले पाती। फिर वह हिंसा। कंडक्टर ने उसे गुड्डकी देते हुए कहा, कभी कभी तो मुझे यह भूत प्रेत का चक्कर लगता है, ससुरी हमेशा इसी जगह आकर क्यों रुकती है। ड्राइवर ने टोकते हुए कहा, ज्यादा बातें मत बनाओ, शाम का वक्त है, लाइट जलाओ और भगवान का नाम लो, वरना भूत भूत करोगे तो सच में कोई चिपट जाएगा। बस अब धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ने लगी थी। मेरी नजरें उस लड्ढकी पर टिकी थीं और कान उन दोनों की बातों पर। वह धीरे धीरे मेरी आंखों से ओझल हो रही थी, लेकिन मैं उसे ही देखे जा रहा था। अचानक वह पलटी, मेरी तरफ देखा और फिर अंधेरे में कहीं गायब हो गई। बेचैनी में मैंने अपनी सीट छोड़ी और आगे कंडक्टर के पास जाकर बैठ गया। मैंने पूछा, भाई और कितना समय लगेगा। कंडक्टर बोला, बस पहुंचने ही वाले हैं। मैंने फिर पूछा, अभी वह कौन सी जगह थी जहां थोड़ी देर पहले बस रुकी थी। कंडक्टर ने मेरी ओर अचरज से देखा और कहा, भाई साहब बस तो सीधे स्टैंड से चलकर अब अगले स्टैंड पर ही रुकेगी, बीच में तो बस कहीं रुकी ही नहीं। मैंने उसे याद दिलाते हुए कहा, अरे अभी 5 मिनट पहले ही तो जब वो लड़की उतरी थी। मेरी बात सुनकर कंडक्टर चौकन्ना हो गया और बोला, कौन सी लड़की। भैया हमने तो कहीं बस रोकी ही नहीं, वो तो चढ़ाई की वजह से बस अपने आप वहां अटक जाती है क्योंकि लोड नहीं ले पाती। उस जगह तो अगर हमसे कोई हाथ देकर रुकने को भी कहे तब भी हम बस ना रोकें। पास ही श्मशान का रास्ता जो है। वैसे तुमने कौन सी लड़ी हचकी देख ली
शाम होते ही चढ़ा ली क्या? यह कहकर दोनों ड्राइवर और कंडक्टर अजीब तरीके से ठहाका मारकर हंसने लगे। मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। मुझे लगा कि शायद दोनों मजाक के मूड में हैं और मुझसे मस्खरी कर रहे हैं। बस स्टैंड पर उतरने के बाद मैंने एक रिक्शा किया और गेस्ट हाउस की ओर चल दिया। एक तरफ मेरे जहन में उस लाडी डीएचकी की प्यारी सूरत घूम रही थी, तो दूसरी तरफ उन दोनों की डरावनी बातें दिमाग में चकरा रही थी। पर मैंने अपने प्यार पर यकीन करना ज्यादा जरूरी समझा और उसकी मीठी यादों में खो गया। थोड़ी देर बाद जब गेस्ट हाउस आया, तब रिक्शे वाले की आवाज से मेरी नींद टूटी। सर, ओ सर, कहां खो गए? सच बताऊं तो उतने से वक्त में मैं अपनी उस स्वप्न सुंदरी के साथ ख्यालों में एक रोमांटिक डांस भी कर चुका था। अब क्या करूं, आखिर मैं भी तो इंसान ही हूं। यही सोचकर मैं मन ही मन मुस्कुरा उठा। रिक्शे वाला मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई पागल हूं जो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। खैर, मुझे उससे क्या लेना देना। मुझे तो बस उस लाडी डी डीएचकी से मतलब था, जिसे देखते ही मुझे आसमान ऊपर और नीचे धरती वाली फीलिंग आने लगी थी। हालांकि मुझे उसका अता पता तक नहीं था कि वो कौन थी, फिर भी मैं उसे मन ही मन अपना मान चुका था। मैंने जेब से पैसे निकालकर रिक्शा का किराया दिया, बाकी के पैसे उसे ही रखने को बोले और गेस्ट हाउस के अंदर चला गया। चेक इन करने के बाद काफी थकान महसूस हो रही थी। थोड़ी ठंड तो थी। फिर भी मैंने नहाने का फैसला किया। नहाते वक्त भी बार बार उसी का ख्याल आ रहा था और आंखों के सामने उसकी उदास आंखें दस्तक दे रही थी। पता नहीं क्या था उन आंखों में, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। फ्रेश होने के बाद मैंने सोचा कि चाय पी ली जाए। कमरे में चाय मंगवाने के बजाय मैंने नीचे रेस्तरां में जाना बेहतर समझा। मैं थोड़ा मिलनसार किस्म का आदमी हूं और नए लोगों से मिलना, नए अनुभव बटोरना मुझे पसंद है। बातों बातों में आपको यह बताना तो भूल ही गया कि मैं यहां कंपनी के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया था और मुझे यहां काफी लंबे समय तक रुकना था। मैं नीचे रेस्तरां पहुंचा और चाय का ऑन ऑर्डर दिया। वहां ज्यादा भीड़ डच नहीं थी, तो मैंने खाली बैठे वेटर से ही गप्पे लड़ाना शुरू कर दिया। बातों ही बातों में उसने बताया कि बस स्टैंड यहां से ज्यादा दूर नहीं है। रिक्शा वाला अपना बिल बनाने के चक्कर में आपको घुमाकर लाया था। यह जानकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया, चलो कम से कम उस एक्स्ट्रा टाइम में मैं अपनी स्वप्न सुंदरी के साथ ख्यालों में ही सही एक रोमांटिक डांस तो कर पाया। मैं थोड़ा पॉजिटिव सोच वाला इंसान हूं, हर बुराई में भी कुछ ना कुछ अच्छाई ढूंढ ही लेता हूं। खैर, चाय खत्म हुई और मैंने बिल चुकाने के लिए जैसे ही पर्स निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उस लड़के की होती है जो रात को तकिए के नीचे मोबाइल रखकर सोता है और सुबह आंख खुलने पर मोबाइल गायब मिलता है। मेरा पर्स मुझे छोड़ ढकर जा चुका था। उसमें मेरी जिंदगी की सारी जरूरी चीजें थीं। मेरा आधार कार्ड, एटीएम कार्ड्स और कुछ जरूरी कागजात। किस्मत अच्छी थी कि जेब में कुछ खुले पैसे पड़े रहे थे जिनसे मैंने चाय का बिल चुकाया, लेकिन पर्स का मिलना बहुत जरूरी था। मैं जिस रास्ते से गेस्ट हाउस के अंदर आया था उसे गौर से देखते हुए वापस अपने कमरे तक गया, पर पर्स का कहीं नामो निशान नहीं था। पर्स तो ऐसे गायब हुआ था जैसे कोई रूठी हुई प्रेमिका हमेशा के लिए साथ छोड़ डाकर चली गई हो। अब दो ही संभावनाएं थीं, या तो वह उस रिक्शे में गिरा था या फिर उस बस में। रिक्शे में मिलना तो नामुमकिन था, इसलिए सोचा कि एक बार बस स्टैंड जाकर देख लूं, शायद किस्मत साथ दे जाए। बाहर निकला तो इक्का दुक्का रिक्शे खदीद ही थे, पर पता नहीं क्यों मैंने पैदल जाना ही बेहतर समझा। शायद मैं वहां के रास्तों को थोड़ा और करीब से देखना चाहता था। रास्ते में लोगों से पता पूछते हुए और जमीन पर नजरें गढ़ाए मैं बस स्टैंड की ओर बढ़ने लगा। पैदल चलने पर पता चला कि बस स्टैंड पहुंचने में मुश्किल से 15 मिनट लगे। अब मुझे उस रिक्शा वाले की असलियत समझ आई और मैंने मन ही मन उसे फिर से शुक्रिया कहा। कोई और रिक्शा वाला होता तो 5 मिनट में पहुंचा देता, पर उस भले आदमी ने
मुझे बस स्टैंड से गेस्ट हाउस तक पहुंचाने में पूरे 25 मिनट लगाए। शायद ऐसे ही परमार्थी लोगों की वजह से यह धरती टिकी हुई है। खैर, बस स्टैंड ज्यादा बड़ा नहीं था और वहां ज्यादा भीड़-भाड़ भी नहीं थी। आधे से ज्यादा हिस्से में अंधेरा पसरा हुआ था और बसें एक कतार में लगी हुई थीं। मैं अपनी बस तलाशने लगा और ऊपर वाले का शुक्रिया कि वह मुझे मिल गई। बस के गेट के ठीक बाहर एक कुत्ता सोया हुआ था। मेरी आहट से उसकी नींद टूटी। उसने एक नजर मेरी तरफ देखा और फिर मुंह फेर कर सो गया, जैसे मेरे आने जाने से उसे कोई फर्क ही ना पड्डी डी एच रहा हो। मैंने बस का दरवाजा धकेला, जो पहले से ही थोड़ा खुला हुआ था। मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंदर जाकर अपनी सीट के पास तलाश शुरू की। मेरी किस्मत अच्छी थी, उसी सीट के नीचे मेरा पर्स पड्डा हुआ था। शायद जब मैंने सीट बदली थी तभी वह गिर गया होगा। मैंने तुरंत उसे उठा लिया और चेक किया। सब कुछ सुरक्षित था। मेरे मुंह से अनायास ही निकला, थैंक्स गॉड। और मैंने मन ही मन उन बस वालों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अब तक बस की सफाई नहीं की थी। मैं वहां से निकलने ही वाला था कि पता नहीं क्यों एक बार फिर उस सीट को निहारने का ख्याल आ गया। आखिर दिल तो पागल है ना। मैंने जैसे ही उस सीट पर लाइट मारी, मुझे वहां कुछ पडीडी डीहा हुआ नजर आया। पास जाकर देखा तो वह एक रुमाल था। मैंने उसे उठा लिया। उसमें से एक बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। उस वक्त मैं खुद को किसी जासूसी कहानी का हीरो समझ रहा था, जिसके हाथ कोई बहुत बद्धा सुराग लग गया हो। लेकिन जैसे ही मैं बस से बाहर आया, वो कुत्ता, जिसे अब तक मुझसे कोई मतलब नहीं था, मुझ पर पागलों की तरह भौंकने लगा। वह लगातार भौंके जा रहा था। मैंने सोचा, अजीब कुत्ता है। जब आना था तब कुछ नहीं बोला और अब ऐसे शोर मचा रहा है जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो या फिर अपना हिस्सा मांग रहा हो। वह भौंकते हुए मुझे बस स्टैंड के मेन गेट तक छोड़ने आया। खैर, मैं वापस अपने गेस्ट हाउस पहुंचा और कमरे में ही खाना मंगवा लिया। सफर की भारी थकान थी, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही मुझे गहरी नींद आ गई। रात के सन्नाटे में नींद के बीच मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में आया है और फिर चुपचाप चला गया। पर नींद इतनी गहरी थी कि मुझे लगा शायद कोई सपना होगा। सुबह उठकर मैंने खुद को समझाया कि गेस्ट हाउस का कमरा अंदर से लॉक था, तो भला कोई कैसे आ सकता है। यकीनन यह मेरा भ्रम ही था। नहा धोकर जब मैं तैयार हुआ तो अचानक मुझे रात वाले उस रुमाल का ख्याल आया। रात में मैंने उसे टेबल पर ही तो रखा था, पर अब वह वहां नहीं था। मैंने कपड़ों के बीच, तकिए के नीचे, यहां तक कि बेड के नीचे भी सब जगह खोज मारा, पर रुमाल कहीं नहीं मिला। मैं बुरी तरह परेशान हो गया। मेरे पहले प्यार की पहली निशानी इतनी जल्दी खो गई। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। एक रुमाल संभाल कर नहीं रख सकता। खाक मोहब्बत करूंगा। उस गेस्ट हाउस में हर 3 कमरों पर एक वेटर यानी केयर टेकर तैनात था। मैंने तुरंत रिसेप्शन पर फोन करके उसे ऊपर बुलाया और कड़े लहजे में पूछा, कोई मेरे कमरे में आया था क्या? उसने हैरानी से कहा, नहीं सर, कमरा तो अंदर से लॉक रहता है, कोई कैसे आ सकता है? पर क्या बात है सर, कुछ चोरी हुआ है क्या? मैंने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। वह रात के खाने की खाली प्लेट्स उठाने लगा। तभी अचानक उसकी नजर टेबल पर पड़ी थी। वो चौंक कर बोला, साहब, ये आपने रखे हैं क्या यहां? मैंने मुद्दा कर देखा तो मेरे होश उड़ डींग गए। टेबल पर अधजले कोयले बिखरे पड्डीहे थे। ताज्जुब की बात थी कि रुमाल खोजने की हदबद्दी में मेरी नजर उन पर कैसे नहीं पड़ी। वह वेटर उन कोयलों को देखकर बुरी तरह सकपका गया और बिना उन्हें छुए सिर्फ प्लेट्स लेकर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। मुझे उसका व्यवहार बहुत अजीब लगा, पर उससे भी बड़ा सवाल यह था कि बंद कमरे में ये कोयले कहां से आए, और अगर कोई अंदर आया भी तो सब कीमती सामान छोड़कर सिर्फ एक पुराना रुमाल क्यों ले जाएगा। हालांकि मैं भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं करता था, इसलिए मुझे स्टाफ पर ही शक हो रहा था। मुझे लगा कि शायद कोई चोरी के इरादे से गुस्सा और मेरे जागने के डर से जो हाथ लगा वही लेकर भाग गया। मेरी एक आदत है कि जब तक किसी गुत्थी को सुलझा न लूं, मुझे चैन नहीं मिलता। मैं सीधा नीचे रेस्तरां में पहुंचा जहां वही वेटर काम कर रहा था। मैंने उसे इशारे से पास बुलाया। वह आया और बोला,
जी साहब, कुछ चाहिए? मैंने सख्ती से पूछा। तू कमरे से वो कोयले उठाकर क्यों नहीं लाया और उन्हें देखकर इतना घबरा क्यों गया था? सच बता, तू ही आया था ना रात को मेरे कमरे में? वह डर के मारे कांपने लगा और दबी आवाज में बोला, नहीं साहब, मैं नहीं आया था। आपके कमरे में रात को कोई चुड़ैल आई थी। हो सकता है उसका कोई सामान गलती से आपके पास रह गया हो, जिसे वह वापस लेने आई थी। उस वेटर की बात सुनकर मुझे हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। वह बड़ी मासूमियत से बोला, आपकी किस्मत अच्छी है साहब, जो उसने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने उसे डांटते हुए कहा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुझे कैसे पता कि रात को मेरे कमरे में कोई चुड़ैल ही आई थी? उसने अपनी आंखें फाड़कर रहस्यमयी अंदाज में कहा, साहब, यहां बच्चा बच्चा जानता है, चुड़ैल जहां भी जाती है अपनी निशानी छोड़ जाती है। वो अधजले कोयले उसी की मौजूदगी का सबूत है। आप बस ये बताइए कि आपके कमरे से गायब क्या हुआ है? मैंने उसकी बात का कोई जवाब देना ठीक नहीं समझा। मैंने सीधा सवाल किया, गैलरी में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं ना? मुझे अभी फुटेज देखनी है, वरना मैं मैनेजर से तेरी शिकायत कर दूंगा। यह सुनते ही वह घबरा गया और हाथ जोड़कर बोला, साहब, शिकायत मत करना, मेरी नौकरी चली जाएगी। चलिए, मैं आपको फुटेज दिखा देता हूं। वह मुझे सिक्योरिटी रूम में ले गया। वहां मौजूद ऑपरेटर ने जब फुटेज प्ले की तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। पूरी फुटेज में सब कुछ सामान्य था, सिवाय एक अजीब दृश्य के। कैमरा मेरे कमरे के गेट को पूरी तरह कवर नहीं कर रहा था, बस उसका एक कोना दिख रहा था। फुटेज में साफ दिखा कि मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप खुला और कुछ मिनट बाद खुद ब खुद बंद हो गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ना तो कोई अंदर जाता हुआ दिखा और ना ही कोई बाहर आता हुआ। मेरे लिए यह अनुभव बिल्कुल नया और डरावना था। मैंने ऑपरेटर से उस हिस्से को जूम करने को कहा। जैसे जैसे स्क्रीन बड़ी हुई, पिक्सेल फटने लगे, लेकिन तभी मुझे कुछ धुंधला सा नजर आया। वह किसी की परछाई थी, देखने में किसी लडरडेच की जैसी लग रही थी। अगर मैं गौर से नहीं देखता तो शायद वो परछाई कभी नजर नहीं आती। मैंने यह बात वेटर और ऑपरेटर को नहीं बताई और चुपचाप वहां से बाहर निकल आया। एक बात तो साफ हो गई थी कि कमरे में कोई आया तो था, और वो शायद कोई लिटारडेच की ही थी। तभी मेरी नजर अपनी गड्ढी पर पड़ थी। समय देखकर मैं चौंक गया। जिस काम के लिए मैं यहां आया था उसका तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। मैंने तुरंत बाहर से एक रिक्शा पकड़ा और कंपनी के ऑफिस पहुंचा। दिन भर मीटिंग्स का दौर चलता रहा। फाइलों और आंकड़ों के बीच मेरा शरीर तो वहीं था, पर दिमाग कल रात की उस घटना में उलझा हुआ था। शाम 4:15 बजे जब मैं ऑफिस से फ्री हुआ तो दिमाग फिर से उन कैडी डीढ़ियों को जोधने लगा। अगर वह रुमाल उसी बस वाली लड्ढेचकी का था तो वह उसे लेने रात में क्यों आई? उसे कैसे पता चला कि रुमाल मेरे पास है? और सबसे बड़ा सवाल, उस मामूली से रुमाल में ऐसा क्या था जो उसे लेने के लिए वह इस तरह मेरे कमरे तक पहुंच गई? इन सवालों के जाल में उलझकर मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। करीब 20 मिनट बाद मैं वापस गेस्ट हाउस पहुंच गया। कमरे में कदम रखते ही सबसे पहले चाय का ऑर्डर दिया। मेरी नजर मेज पर पड़ ही वो कोयले अभी भी वहीं बिखरे हुए थे। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने उन कोयलों को उठाया और अपनी पैंट की जेब में डाल लिया। चाय पीकर दिन भर की थकान कुछ कम हुई तो गदी देखी। शाम के 5 बजे बज रहे थे। मन हुआ कि थोड़ी ताजी और ठंडी हवा खाई जाए। सूरज डूबने की तैयारी में था। मैं गेस्ट हाउस से बाहर निकला और किसी से श्मशान का रास्ता पूछकर पैदल ही उस ओर चल पड़ा। आसपास का पहाड़ी नजारा बेहद मनमोहक था। पहाड़ों से मुझे न जाने क्या लगाव है। जब भी मौका मिलता है मैं इनकी ओर खिंचा चला आता हूं। कभी कभी तो लगता है जैसे पिछले जन्म में मैं किसी पहाड़ी इलाके में ही पैदा हुआ था। टहलते टहलते मैं कब श्मशान के करीब पहुंच गया मुझे पता भी नहीं चला। मैं सड़े छक के किनारे खदाता हो गया। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी और शांति थी। दूर दूर तक फैले पहाड़ मन को सुकून दे रहे थे। वहीं एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, श्मशान इधर है। बोर्ड से थोड़ी ही दूरी पर श्मशान बना हुआ था
जो इतनी दूर था कि आंखों से साफ देखा जा सके। न जाने क्या सूझा, मैंने जेब में हाथ डाला और मन ही मन उस लड़ी अचकी को याद करने लगा। अंधेरा गहरा हो चुका था, बस पास के एक पोल पर लगे बल्ब से हल्की सी रोशनी छनकर आ रही थी। मैं वहीं पास के एक पत्थर पर बैठ गया। तभी अचानक क्या देखता हूं कि सड्डी अचके के दूसरी ओर से एक साया मेरी तरफ ही बढ़ा चला आ रहा है। वह साया मुझसे कुछ दूरी पर आकर रुक गया। अंधेरा होने के कारण शुरुआत में मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने सोचा, हीरो बनकर श्मशान तो आ गया हूं, लेकिन अगर वाकई कोई भूत प्रेत पीछे से आ गया तो क्या होगा। खैर, शुक्र था कि वह साया सामने से आ रहा था। जब वह साया मेरे और नजदीक आया तो मैं बस उसे देखता ही रह गया। वह मेरे सामने गद्दगी थी, मेरी सपनों की सुंदरी। मुझे इस तरह एकटक निहारते देख उसने मुझे टोका, आप यहां क्या कर रहे हैं? मेरी चोरी एक बार फिर पकड़ दी गई थी, पर दिल में इस बात की खुशी थी कि उसने मुझे पहचान लिया था। जी, मैं बस ऐसे ही। मेरे मुंह से शब्द ठीक से नहीं निकल पा रहे थे। उसने मेरी ओर देखा और कहा, बस ऐसे ही? इस समय तो यहां कोई नहीं आता। मैंने सोचा कि अब सीधी बात कर लेना ही बेहतर है। मैंने थोड़ा आत्मविश्वास जुटाया और कहा, जी, सच तो यह है कि मैं आपकी तलाश में ही यहां आया था। उसने हैरानी से पूछा, मेरी तलाश में? पर क्यों? मैंने थोड़ा शर्माते हुए कहा, अगर आप बुरा ना माने तो कहूं। और उसके जवाब का इंतजार किए बिना ही बोल पड़ा, वो क्या है ना, जिस दिन से आपको उस बस में देखा है तब से न रात को नींद है और न दिन में चैन। बस आपके ही बारे में सोचता रहता हूं और आपको ढूंढते ढूंढते यहां तक चला आया। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर शर्म की एक लाली सी छा गई, जो उस धुंधले अंधेरे में भी मुझे साफ नजर आ रही थी। वह मेरी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराई, पर अगले ही पल उसकी आंखों में वही पुरानी उदासी छा गई। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, देखने में तो बड़े शरीफ और मासूम लगते हो, पर क्या किसी लड़की को इस तरह घूरना और उसका पीछा करना आपको शोभा देता है? मैं वैसी लड़की नहीं हूं जैसी आप समझ रहे हैं। बेहतर होगा कि आप अपने लिए कोई और ढूंढ लें। मुझसे जितना दूर रहोगे तुम्हारी जिंदगी के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। इतना कहकर वह मुद्दी और श्मशान के रास्ते के अंदर जाने लगी। मैंने घबराकर पूछा, अरे इस वक्त यहां कहां जा रही हो? उसने पीछे मुद्द कर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा और बोली, अपने घर। और कहां? उसकी वह मुस्कान देखकर एक पल के लिए मेरा कलेजा मुंह को आ गया। इसका घर श्मशान में है? अभी मैं यह सोच ही रहा था कि अचानक पोल पर लगा वह इकलौता बल्ब बुझ गया। शायद बिजली चली गई थी। करीब 10 सेकंड तक वहां घना अंधेरा छाया रहा और जब दोबारा रोशनी हुई तो वह अपनी जगह पर नहीं थी। मैंने उसे आवाज दी, उसे यहां वहां ढूंढा, पर कोई जवाब नहीं आया। अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। श्मशान का सन्नाटा और ऊपर से वह अंधेरा, डर तो लग ही रहा था। मैंने फौरन वहां से वापस गेस्ट हाउस भागना ही ठीक समझा। कमरे में पहुंच तो गया, पर दिमाग अभी भी उन्हीं सवालों में उलझा था। अगर वह सच में कोई रूह या भूत थी तो वह बिल्कुल इंसानों की तरह बात कैसे कर रही थी? और अगर वह इंसान थी तो इस डरावनी रात में श्मशान के अंदर उसका घर कैसे हो सकता है? अगर उसे मैं पसंद नहीं था तो उसने मुझे पहचाना कैसे और कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? उसने मुझे दूर रहने की सलाह दी थी या धमकी? मैं समझ नहीं पा रहा था। उसकी जुबान कुछ कह रही थी और उसकी आंखों की उदासी कुछ और। मेरा दिल यह मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके मन में मेरे लिए कुछ नहीं है। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ थी। तभी मैंने जेब में हाथ डाला तो मुझे मेरे प्यार की दूसरी निशानी महसूस हुई, वो कोयले। मैं अपनी धुन में उसका नाम तक पूछना भूल गया तो रुमाल और कोयलों का जिक्र कैसे करता? दुनिया में लोगों के प्यार की निशानी गुलाब का फूल होती है और मेरी किस्मत में ये अधझले कोयले लिखे थे। उसका मासूम चेहरा और वे उदास आंखें बार बार मेरी नजरों के सामने आ रही थी। दिल कह रहा था कि वह किसी बद्दी मुसीबत में है और उसे मेरी जरूरत है, पर दिमाग चेतावनी दे रहा था कि यह आशिकी किसी बद्दी आफत में न डाल दे। फिर ख्याल आया, जब प्यार किया तो डरना क्या? अब जो होगा देखा जाएगा। सच कहूं तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी के लिए इतना पागल हो जाऊंगा।
एक पल के लिए तो चिंता यह भी सताने लगी कि अगर वह सच में भूत निकली तो क्या होगा। मैं तो जैसे तैसे मैनेज कर लूंगा, पर मेरी फैमिली कैसे एडजस्ट करेगी। अपनी इस बेतुकी सोच पर मुझे खुद हंसी आ गई। छाया, कैसा इश्क का यह सुरूर है, न जज्बातों पर काबू है और न ही इन धड़कनों पर जोर है। खैर, मैंने अपनी फिजूल की सोच को विराम दिया और डिनर करने के लिए नीचे रेस्तरां में चला गया। वहां वही वेटर मुझे देखते ही खुद ब खुद पास आ गया। उसने मेरा ऑन ऑर्डर लिया और जब डिनर के बाद मैं बिल पे कर रहा था तो वह दबे पांव पास आकर बोला, सर, कुछ पता चला क्या? मैंने उसे एक तीखी नजर से घूर कर देखा तो वह सकपका गया और सफाई देते हुए बोला, सर, मैं तो बस आपके लिए परेशान था, इसलिए पूछ लिया। मैंने मन ही मन सोचा, चलो, कम से कम कोई तो मेरे लिए परेशान है और मैं जिसके लिए परेशान हूं उसे तो खबर तक नहीं। तभी मुझे कुछ सूझा। मैंने उससे इशारे से सीसीटीवी रूम की तरफ आने को कहा। सीसीटीवी रूम में पहुंचकर मैंने मॉनिटर पर उसे वहीं धुंधली पर छाई दिखाई। उसे देखते ही उसकी आंखें फैल गईं। मैंने पूछा, पहचानते हो इसे? उसके माथे पर पसीना आ गया और वह हकलाते हुए बोला, सर, इसमें चेहरा साफ तो नहीं दिख रहा, पर अगर मैं सही हूं तो यह वही है। मैंने बेसब्री से पूछा, कौन? वह इधर उधर देखते हुए फुसफुसाया, सर, आप किसी को बोलना मत, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। ये लड़ी डीएच की इसी गेस्ट हाउस में काम करती थी। जूली नाम था इसका। उसने रूम नंबर 177 में फांसी लगा ली थी। आज तक किसी को नहीं पता चला कि उस रात क्या हुआ था। वेटर की बात सुनकर मेरे हलक में जैसे थूक अटक गया। रूम नंबर 177, वह मेरे बिल्कुल बगल वाला कमरा था। वह आगे बोलने लगा, सर, इसने आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। शुरुआत के दिनों में उसकी हलचल महसूस हुई थी, इसलिए उस कमरे को हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। पिछले 2 साल से सब शांत था, पर अचानक आपके कमरे में उसका आना और ये कोयले छोड़ डाट जाना, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने बेचैनी में वेटर से पूछा, क्या तुम्हारे पास उसकी कोई तस्वीर है? तभी उसके साथी ने कंप्यूटर की पुरानी फाइलों में सर्च किया और मुझे एक फोटो दिखाई। फोटो देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वही चेहरा, वही मासूमियत और वही उदास आंखें। तो जूली नाम है उसका। क्या इसका मतलब यह था कि मैं वाकई एक भटकती आत्मा से मिलकर आया हूं? क्या मैं एक रूह से मोहब्बत कर बैठा हूं? यह सोचकर ही मेरे रोंगटे खद्दू डीहे हो गए। मेरी मोहब्बत के सारे अरमान एक पल में मिट्टी में मिल गए थे। मेरी हालत उस वक्त बयान करने लायक नहीं थी। आसमान से गिरे और खजूर में अटके, मेरी हालत कुछ ऐसी ही थी। उस वेटर ने मुझे इस कदर परेशान देखा तो धीरे से बोला, क्या हुआ सर, आपको डर लग रहा है क्या? मैंने गुस्से में उसे घूर कर देखा तो वह तुरंत अपनी बात सुधारते हुए बोला, अरे घबराओ मत सर, वो बहुत अच्छी लड़की थी। उसने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। जरूर आपने उसकी किसी चीज को छेड़ा होगा, वरना वो आपके रूम में कभी नहीं आती। फिर अपनी आंखें बड़ी करके रहस्यमयी अंदाज में बोला, वैसे भूत प्रेत का क्या भरोसा साहब, कब क्या कर दें। मैंने मन ही मन सोचा कि अब इसे क्या बताऊं। डर मुझे भूत प्रेत का नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर के बर्बाद होने का लग रहा है। पहली बार जिंदगी में कोई लड़की पसंद आई और वो भी भूत निकली। मैं तो उससे शादी करने तक को तैयार था, पर लोगों का क्या करूंगा? उन्हें तो वो दिखाई देगी नहीं। वो तो यही समझेंगे कि मैं हवा से बातें कर रहा हूं और मुझे पागल करार दे देंगे। खैर, पागलों वाली हरकतें तो मैं कर ही चुका था। अब इस बारे में ज्यादा सोचना सिर्फ बीमारी बढ़ाना था। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मुझे इतनी गहरी सोच में डूबा देख वह वेटर बड़ी मासूमियत से बोला, सर, ज्यादा परेशान मत होइए। ज्यादा सोचोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, और दिमाग खराब हुआ तो आपका फुटूरे खराब हो जाएगा। मैंने चौंक कर पूछा, फुटूरे मतलब? वह बोला, सर, आपका भविष्य। मैंने झुंझला कर कहा, भाई, उसे फ्यूचर बोलते हैं। वह सक पकाते हुए बोला, जी सर, वही। फिर अचानक जासूसी मुद्रा में अपनी आंखें मटकाते हुए बोला, सर, एक बात कहूं, अगर आप नाराज ना हो तो? मैंने उसकी तरफ चिढ़कर देखा और कहा, क्या मैं तुम्हें स्वभाव से गुस्सैल लगता हूं? उसने बड़े सहज भाव से जवाब दिया,
लगते तो नहीं हो सर, पर जब से आपके साथ वो घटना हुई है तब से तो काफी बदल गया है। मैंने कहा, अब ये नटूरे क्या है? इस बार वो बड़े आराम से बोला, आपका स्वभाव सर। अब की बार मुझे सच में गुस्सा आ गया। मैंने कहा, उसे नेचर बोलते हैं। भाई, कोई मरते मरते कह गया था क्या कि अगर नहीं आती तो भी अंग्रेजी ही बोलनी है? मुझसे डांट खाकर और मेरा गुस्सा देखकर वो वहां से चुपचाप खिसक गया। मैं मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि अगर इसके साथ 2-4 दिन और बात की तो सच में मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। मैं भी पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। खैर, मैं वहां से उठा और अपने कमरे की ओर चल दिया। आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था, फिर भी जबरदस्ती आंखें बंद करके लेट गया। लगभग 1 घंटे बाद मैं उठा और कमरे में ही चक्कर काटने लगा। फिर न जाने क्या सूझा। मैंने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर गैलरी में झांका। वहां गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। मैंने गैलरी में चहलकदमी करना शुरू किया। तभी अचानक मेरी नजर बगल वाले रूम नंबर 177 पर गई। मन में एक अजीब सा कौतूहल जाग उठा। मैं कुछ सोचकर उस कमरे की ओर बढ़ा और कीहोल, चाबी के छेद से अंदर झांकने की कोशिश की, पर अंदर सिर्फ घना अंधेरा था। जैसे ही मैंने जिज्ञासावश दरवाजे पर हाथ रखा, वह चर्र की आवाज के साथ अपने आप खुलता चला गया। कमरे के अंदर सन्नाटा और अंधेरा था। चारों ओर मकड़ी के जाले लटके हुए थे जो चलते वक्त मेरे चेहरे और शरीर से टकरा रहे थे। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई ताकि कमरे का स्विच बोर्ड ढूंढ सकूं। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, सामने का दृश्य देखकर मेरी रूह कांप गई। जूली सामने लगे पंखे पर फंदे से लटकी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी फांसी लगाई हो। मैंने दुख भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। अभी उम्र ही क्या थी उसकी? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो उसने जरा भी इंतजार नहीं किया? मैं उसे देख ही रहा था कि अचानक उसकी आंखें खुल गईं और उसने बड़े ही भयानक तरीके से घूर कर मेरी तरफ देखा। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तभी अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। मैं जान बचाकर वहां से भागा, पर तभी महसूस हुआ कि किसी ने अंधेरे में मेरे पैर पकड़ दियाच लिए हैं और मुझे वापस दरवाजे के अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है। मैं धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। किसी तरह खुद को छुद्धा कर मैं वहां से भागा और अपने कमरे में घुसकर सीधा बेड पर लेट गया। मैंने खुद को सिर से पैर तक चादर में समेट लिया। मैं बुरी तरह हाँफ रहा था और गहरी सांसें लेकर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक मुझे अपने सीने में एक अजीब सी जकड़न महसूस होने लगी। देखते ही देखते मेरे हाथ पैर जैसे पत्थर के हो गए, मानो लकवा मार गया हो। मेरे चेहरे के अलावा मेरा पूरा शरीर एकदम जड्ढवत हो चुका था। मैं हिलने की कोशिश कर रहा था, पर शरीर साथ नहीं दे रहा था। अचानक मुझे अपनी छाती पर भारी वजन महसूस होने लगा। मैंने डरते डरते धीरे से आंखें खोली तो मेरी सांसें अटक गईं। वही झूली मेरे सीने पर चढ़कर बैठी हुई थी। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल धधक रही थीं और उसके हाथों पर सफेद रंग की कोई अजीब सी परत जमी थी। उसके नाखून इतने लंबे थे जैसे बरसों से काटे न गए हों। उसने बर्फीले ठंडे हाथों से मेरा गला पकड़ लिया और धीरे धीरे दबाने लगी। मेरी हवा बंद हो रही थी। उसने एक भयानक अट्टाहस ठाका लगाया और गूंजती हुई आवाज में पूछा, तू कौन है? उस रात बस स्टैंड क्यों गया? वह रुमाल तूने क्यों उठाया? क्या चाहता है तू? यहां क्यों आया है? मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने मन ही मन कहा, गला छोड़ दे तो कुछ बोलू ना। पर उसने पकदहेच और मजबूत कर ली। तभी अचानक उस वेटर की आवाज मेरे कानों में पधी, ये क्या कर रहे हो सर जी? मैं झटके से होश में आया। मैं पसीने से पूरी तरह तरबतर था। मैंने देखा कि मेरी छाती पर कोई भूतनी नहीं, बल्कि मेरा अपना तकिया रखा हुआ था और मैं खुद अपने ही हाथों से अपना गला दबा रहा था। वेटर ने तुरंत मुझे पानी पिलाया। तब कहीं जाकर मेरी जान में जान आई। मैंने हांफते हुए उससे पूछा, तुम कमरे के अंदर कैसे आए? वो बोला, सर मैं गैलरी से निकल रहा था तो आपके कमरे से चिल्लाने की आवाजें सुनी। मैंने दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैं तुरंत भागकर नीचे गया और मास्टर चाबी लेकर आया। अंदर आकर देखा तो आप नींद में खुद का ही गला दबा रहे थे। ऐसा क्या डरावना सपना देख लिया सर जी?
मैंने उसकी तरफ धन्यवाद भरी नजरों से देखा और सोचा, आज अगर यह सही टाइम पर न आता तो सच में मेरा फ्यूचर हमेशा के लिए खराब हो जाता। मैंने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक नया सवाल दाग दिया। तुम्हारे पास रूम नंबर 177 की चाबी भी होगी ना? उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने उसकी पुश्तैनी जायदाद में हिस्सा मांग लिया हो। वह हाथ जोड़कर बोला, नहीं सर, अब की बार माफ कीजिए, आप मुझे इस गेस्ट हाउस से निकलवा कर ही मानेंगे। मैंने चुपचाप अपने पर्स से 500 का एक नोट निकाला और उसकी जेब में डालते हुए कहा, घबराओ मत, तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। क्या करूं, मैं अपनी जासूसी वाली आदत से मजबूर था। चाहे कितनी भी आफत आ जाए, जब तक बात की तह तक ना पहुंच जाऊं, मुझे चैन नहीं पड़ता। सुबह के 4:15 बज चुके थे। उस वेटर की सलाह पर ही मैं इस वक्त उस रूम में जा रहा था। उसके अनुसार भोर के समय भूतों की शक्ति कम हो जाती है। मैंने कांपते हाथों से रूम नंबर 177 का दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही पुराने मकाड़ी के जाले मेरे चेहरे से टकराने लगे। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और स्विच बोर्ड ढूंढकर लाइट ऑन की। कमरे में एक भारी और अजीब सी शांति पसरी हुई थी। मैंने डरते डरते छत की ओर देखा, जहां वह पंखा लटक रहा था। तभी अचानक मेरी नजर कमरे की दीवारों पर पड़ी और मेरा खून जम गया। दीवारों पर कोयले और लाल रंग से अजीब अजीब से मंत्र लिखे हुए थे। वहां डरावने राक्षसों जैसी आकृतियां बनी हुई थी, जो देखने में ही रूह कंपा देने वाली थी। दीवार पर लाल रंग से चीख चीख कर कुछ लिखा था, मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो, ये मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मैंने बिना देर किए मोबाइल से उन डरावनी दीवारों और लिखे हुए शब्दों की तस्वीरें खींची और तुरंत कमरे से बाहर निकल आया। मामला अब भी मेरी समझ से बाहर था। बस इतना साफ था कि जूली के साथ जो हुआ वह कोई साधारण खुदकुशी नहीं थी। सुबह नहा धोकर मैं सीधा उस वेटर के पास पहुंचा और कहा, मुझे जूली की कब्र पर ले चलो। उसने मुझे इस तरह देखा जैसे मैंने सुबह सुबह ही लगा ली हो। पहले तो उसने मना करना चाहा, पर मेरे अडिग चेहरे को देख वह राजी हो गया। वह मुझे उसी श्मशान में ले गया जहां मैं शाम को गया था। उसने एक जगह रुककर इशारा किया। जूली की कब्र के पत्थर पर लिखा था, जूली अरोड़ा, जन्म 12 अप्रैल 1976, मृत्यु 12 अप्रैल 2017, अप्रैल 1976, मृत्यु 12 अप्रैल 2017। हैरानी की बात यह थी कि कब्र पर ताजे फूल छड़े हुए थे, जिन्हें देखकर लग रहा था कि वे कल ही चढ़ाए गए हों। मेरे दिमाग की नसें फटने लगी थीं। आखिर माजरा क्या है? क्या वह खुद अपनी कब्र पर फूल चढ़ाने आती है, या कोई और है जो उसे अब भी याद करता है? श्मशान उसका घर, दीवारों पर वे मंत्र, सब कुछ एक खौफनाक पहेली बनता जा रहा था। जब मैं उलझन में डूबा श्मशान से बाहर आ रहा था, तभी वह वेटर मेरी ओर रहस्यमयी ढंग से देखकर बोला, सर, बुरा ना माने तो एक बात पूछें। मैंने उसकी तरफ देखा और इशारे से पूछा, क्या? उसने अपनी आंखें फाड़कर पूछा, मुझे शक है सर, कहीं आप पुलिस वाले तो नहीं हो? मैं उसकी शक्ल देखता रह गया। मैंने मन ही मन सोचा, यह इंसान है क्या चीज? कभी नठुरे, कभी पुठुरे, और अब सीधा मुझे पुलिस वाला बना दिया। इसे साथ लाकर शायद मैंने बड़ी गलती कर दी थी। अच्छा खासा तल रहा था भटूरे। मैंने उसे घूर कर पूछा, मैं तुम्हें किसी एंगल से पुलिस वाला लगता हूं क्या? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया और बड़े इत्मीनान से बोला, लगते तो नहीं हो। फिर वो पलकें झपकाकर बोला, आप जिस तरह से केस की तहकीकात कर रहे हैं, मुझे लगा शायद आप अंडरकवर पुलिस वाले हो। मैंने अपनी आंखें घुमाकर कहा, भाई मुझे भी एक शक है, कहीं तुम वो पिछले जन्म में जासूस तो नहीं थे? मेरी बात सुनकर वह जोर से हंस पड़ा। क्या साहब, आप भी ना बस मजाक करते रहते हो। मैंने भौहें उचकाकर जवाब दिया, शुरू किसने किया था? जवाब में उसने बस ही से निपोड़ दी, यहां दिमाग की बत्ती बुझी पड़ी है और इसे कॉमेडी सूझ रही है। खैर, मैंने उसे कुछ दान दक्षिणा दी और वहां से रुखसत कर दिया। अब मैंने तय किया कि जूली के इस घर यानी श्मशान के आसपास की पड़ताल खुद करूंगा। शायद यहीं कोई सुराग मिल जाए। आखिर दिल है कि मानता नहीं।
मैंने श्मशान का बारीकी से मुआयना करना शुरू किया। काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद मुझे कुछ खास नजर नहीं आया, लेकिन तभी एक चीज पर मेरी नजर टिक गई। श्मशान के आखिरी छोर पर बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी। वहां की घास आसपास की घास के मुकाबले थोड़ी दबी हुई और हल्की थी, ठीक वैसी ही जैसे किसी रास्ते पर रोज चलने से बन जाती है। मैंने उस कच्चे रास्ते पर चलना शुरू किया और टूटी हुई दीवार पार कर ली। आगे चारों ओर घनी हरियाली और जंगली झाड़ियां थीं। थोड़ा और आगे बढ़ने पर मुझे एक पुराना सा मकान नजर आया। मकान ज्यादा बद्धा नहीं था, शायद 2-3 कमरे रहे होंगे। बाहर एक छोटा सा गार्डन था, लेकिन घर की हालत देखकर नहीं लगता था कि वहां कोई रहता होगा। दीवारों का रंग उड्डिड़ अश चुका था और सफेद पगडंडी जगह जगह से झड़ी ढांच रही थी। मुख्य गेट पर मगदियों के जाले झूल रहे थे। गार्डन बस नाम मात्र का था, वरना वहां हर तरफ एक अजीब सी मनहूसियत छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से उस जमीन ने पानी की एक बूंद न देखी हो। यह बात मुझे खटकी, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बारिश का पानी तो खुद ब खुद आ ही जाता है। उस घर से एक अजीब सी नेगेटिव फीलिंग आ रही थी। मैं उसी घर को गौर से देख रहा था कि अचानक किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। बिन बताए पीछे से हाथ रखे जाने पर मैं बुरी तरह डर गया। झटके से पलट कर देखा तो सामने एक बेहद बुजुर्ग बुढ़िया खद्दधी थी। वह एकदम झुकी हुई थी और एक पुरानी बेंत के सहारे खुद को संभाले हुए थी। उसने अपनी आंखें गोल की और कांपती हुई आवाज में बोली, चला जा यहां से बेटा, वरना वो तुझे मार डालेगी। यहां मरने क्यों चला आया है? कहकर वह बुढ़िया अजीबोगरीब आवाज में ठहाके लगाकर हंसने लगी। फिर उसने उस जर्जर मकान की ओर अपनी कांपती उंगली से इशारा किया और बोली, वो सबको मार डालेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी, तुझे भी नहीं। चला जा यहां से, भाग जा। सच बताऊं तो मुझे उस वक्त भूत से ज्यादा डर उस बुढ़िया की डरावनी हंसी से लग रहा था। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, कौन अम्मा, कौन मार डालेगी? उसने अपनी आंखें और चौड़ी की और फुसफुसाते हुए कहा, वो चुड़ैल जो इस घर में रहती है, वो सबकी उम्र चुरा लेती है, भाग जा यहां से। मैंने थोड़ा मजाकिया लहजे में पर सहमते हुए कहा, अम्मा डराओ मत, मैं पहले से ही डरा हुआ हूं, मैं तो उससे मिलने आया हूं। वैसे क्या उम्र है आपकी? बुढ़िया ने तपाक से कहा, तेरे से थोड़ी सी ज्यादा ही है, पर उसने मेरी उम्र चुरा ली है, तेरी भी चुरा लेगी, भाग जा। उसकी बात सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने मुस्कुराकर कहा, अम्मा उसने दिल तो पहले ही चुरा लिया है, अब अगर उम्र भी चुरा लेगी तो क्या फर्क पड़ दिया जाता है। बुढ़िया ने मुझे बुरी तरह घूरा और चिल्लाकर बोली, मुझसे मजाक मत कर, चला जा, वरना जान से हाथ धो बैठेगा, वह तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। न जाने क्या सनक सवार हुई। मैंने जमीन से एक पत्थर उठाया और पूरा हाथ घुमाकर उस घर के दरवाजे पर दे मारने ही वाला था कि तभी पीछे पलटकर देखा, वह बुढ़िया वहां से गायब हो चुकी थी। मैंने सर खुजलाते हुए कहा, अजीब ही माहौल है यहां का, समझ नहीं आता कि इंसानों के बीच रह रहा हूं या भूत प्रेतों की बस्ती में। खैर, वहां मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे गुत्थी सुलझे। गडीढी देखी तो सुबह के 10 बजे बज रहे थे। अचानक याद आया कि ऑफिस नाम की भी एक बला है जहां मुझे हाजिरी देनी है। मैं वहां से निकला और सीधा काम पर पहुंचा। शाम को 4:15 बजे जब फ्री हुआ तो गेस्ट हाउस जाने का मन बिल्कुल नहीं किया। दिल और दिमाग तो अभी भी उसी श्मशान और पुराने मकान में अटके थे। मैं फिर से वहीं पहुंच गया, पर इस बार वह वेटर मेरे साथ नहीं था। एक तरफ तो डर था कि अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो घर वालों को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन दूसरी तरफ भूतों की इन बातों ने मेरे अंदर के डर को थोड़ा कम भी कर दिया था। आखिरकार अगर जिंदगी भर के संबंध बनाने हैं तो बातचीत तो करनी ही पड़ेगी ना। और कब तक मैं अपने होने वाले ससुराल वालों से सिर्फ इसलिए डरता रहूंगा क्योंकि वे लोग भूत हैं। प्यार किया है तो ससुराल के अनोखेपन से समझौता तो करना ही पड़ेगा। इतना तो अंदाजा लग गया था कि ये बेचारे बेवजह किसी को परेशान नहीं करते। जब तक आप उनकी जिंदगी में दखल न दें, वे अपने काम से काम रखते हैं। वे तो इतने भले हैं कि पहले वार्निंग देते हैं फिर एक्शन लेते हैं। अभी सुबह की ही तो बात थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी होने वाली दादी सासू माँ
मेरे ससुराल के बाहर खडीडी होकर कह रही हूं, भाग जा मेरी पोती की जिंदगी से। मैंने एक गहरी सांस ली। सच कहूं तो जब से उस गेस्ट हाउस में आया हूं, मेरा दिमाग भी थोड़ा सटक गया है। न जाने क्या ऊल जुलूल ख्याल आते रहते हैं। मैं एक बार फिर उसी मनहूस घर के सामने खड़ा था। आसपास सन्नाटा था। मैंने हिम्मत जुटाई और सोचा कि क्यों ना इस घर के अंदर जाकर देखा जाए, शायद कोई ठोस सबूत हाथ लग जाए। मैं सावधानी से गेट पार कर गार्डन के अंदर घुस गया। दबे पांव आगे बढ़ ही रहा था कि देखा, दरवाजे की देहरी पर दो चमकती आंखें मुझे घूर रही थीं। वह एक काले रंग की बिल्ली थी, साइजेस में सामान्य से थोड़ी बड़ी और काफी खाते पीते घर की लग रही थी। उसे देखते ही मेरे कदम ठिठक गए। वह पलक झपकाए बिना मुझे देखे जा रही थी। हमारा आई कांटेक्ट ऐसा था जैसे उसे यहां की सिक्योरिटी का जिम्मा दिया गया हो। मुझे ख्याल आया, जैसे इंसान कुत्ता पालते हैं, वैसे ही शायद ये भूत प्रेत बिल्लियां पालते होंगे। वह बिल्ली आक्रामक मुद्रा में थी। मैंने फौरन झुककर एक पत्थर उठाया और उसकी ओर उछाल दिया। बिल्ली एक तेज और डरावनी म्याऊं के साथ घर के पीछे की ओर भागी। मैं भी देखा न था, उसके पीछे लपका। पीछे पहुंचकर जो देखा उसने मुझे हैरान कर दिया। घर के पीछे भी बिल्कुल वैसा ही दरवाजा बना था जैसा आगे था, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि घर का यह हिस्सा एकदम रंगा पुता और साफ सुथरा था। यहां कोई गार्डन नहीं था। मैं सोच में पड़ी जीज गया कि आखिर ऐसा अजीब मकान कौन बनवाता है। मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब मैंने लगातार 3 बार दस्तक दी तो अंदर से वही जानी पहचानी बूढ़ी औरत की आवाज आई, कौन है? यहां क्यों मरने आया है? भाग जा, वह आने वाली है, उसके आने से पहले भाग जा। मैंने फिर से दरवाजा पीटा और आवाज लगाई, दरवाजा खोलो। तभी अंदर से किसी बूढ़े के खांसने की आवाज आई और दरवाजा थोड़ा सा खुला। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी सद्दांत भरी बदबू बाहर आई। अंदर एक बूढ़े इंसान थे जो अधखुले दरवाजे से झांक कर बोले, किससे मिलना है? मैंने सीधा वार किया, मैं जूली से मिलने आया हूं। यह सुनते ही उन बुजुर्ग की आंखें फैल गईं और वे गुस्से से तमतमाकर बोले, किसने भेजा है तुझे? यहां कोई जूली वूली नहीं रहती। मैंने आत्मविश्वास के साथ झूठ बोला, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं जूली का दोस्त हूं। बूढ़े आदमी ने झल्लाकर कहा, दोस्त है तो तुझे इतना भी नहीं मालूम कि जूली मर चुकी है? मैंने चेहरे पर हैरानी के भाव लाते हुए झूठ का एक जाल फेंका। ऐसा कैसे हो सकता है? जूली और मौत, आप क्या कह रहे हैं? बूढ़े की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने ठंडे पानी की बाल्टी मुझ पर डाल दी हो। उसने कहा कि जूली की रूह अब एक चुड़ैल बन चुकी है और वह काला जादू करती थी। उसने तो यहां तक कह दिया कि वे दोनों उसके सगे चाचा चाची हैं और जूली उनकी उम्र चूस रही है। मैंने अपनी हैरानी पर काबू पाया और अपनी जासूसी जारी रखी। मैंने कहा, लेकिन चाचा, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उसे इसी तरफ आते देखा था। मैं उसे आवाज देता रहा पर वह नहीं रुकी। वह इसी मकान की तरफ आई थी, इसलिए मैं उसे ढूंढते हुए यहां तक आ पहुंचा। बूढ़े ने एक बार डरते हुए घर के अंदर अपनी पत्नी की ओर देखा और फिर फुसफुसाते हुए बोला, वह तुम्हें नहीं छोड़ देगी। उसने हमें अपना गुलाम बना रखा है। हमारी उम्र उतनी नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। वह हर दिन हमारा खून और हमारी जवानी सोख रही है। तभी उन्होंने दरवाजा पूरा खोल दिया और मुझे अंदर आने का इशारा किया। मेरी नजर जैसे ही सामने की दीवार पर पड़ी दीछी, मैं दंग रह गया। वहां एक तस्वीर लगी थी जिसमें एक 35 से 40 साल का खुशहाल योद्धा खद्दा था। यह साफ था कि जूली के जादू ने वाकई उनकी यह हालत कर दी थी। पास ही जूली की तस्वीर पर माला छड़ी हुई थी। तभी मेरी नजर नीचे फर्श पर पड़ी। वही काली बिल्ली वहां बैठी मुझे घूर रही थी। मैंने उसे एक टफ लुक दिया, जैसे कह रहा हूं, अपने घर में तो बिल्ली भी शेर होती है, बाहर निकल फिर बताऊंगा। शायद वह बिल्ली अंतर्यामी थी। उसने तुरंत मेरी ओर देखकर एक लंबी म्याऊ मारी, जैसे मुझे चुनौती दे रही हो। तभी कुर्सी पर बैठी वह झुकी हुई बुढ़िया जो घूंघट में थी, उसने अपना पर्दा उठाया। उसकी आंखों में वही पुरानी नफरत और गुस्सा था। उसने गरजते हुए कहा, तुझे बोला था भाग जा, तू नहीं गया, अब तू भी मरेगा, तेरी उम्र भी वो छीन लेगी।
मैंने तुरंत अपने चेहरे पर डर के भाव ओढ़ लिए और कांपती आवाज में कहा, अम्मा, मैं तो बहुत डर गया हूं। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। अब मैं क्या करूं? अंदर से तो मेरा दिमाग तेजी से घुड्डे दौड़ा रहा था, पर बाहर से मैं खुद को एक डरा हुआ मासूम लड्ढका दिखा रहा था ताकि वे लोग और राज उगल सकें। मामला अब सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि काले जादू और जिंदा लाशों का बन चुका था। उस बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी और उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, भाग जाओ बेटा, वह थोड़ी ही देर में आने वाली है। इस मुलाकात का जिक्र अपने मन में भी मत लाना, वरना लेने के देने पर DDH जाएंगे। इतना कहकर उसने धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। मैं वहां से ऐसे भागा जैसे मेरी आखिरी ट्रेन छूट रही हो। भागते हुए मैंने महसूस किया कि उस मकान की मैली सी खिड़की के पीछे से 2 आंखें लगातार मेरा पीछा कर रही थीं। मैं सीधा गेस्ट हाउस पहुंचा और कमरे में घुसते ही चाय का ऑर्डर दिया। चाय की चुस्कियों के साथ मैं दिमाग में उन सारी कड़ी डिढियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। चाचा चाची का डर, वह काली बिल्ली, दीवारों पर लिखे मंत्र और जूली की वह डरावनी सच्चाई। मैं गहरे ध्यान में मग्न था कि तभी मेरे मोबाइल की रिंगटोन बजी। देखा तो मां का कॉल था। मां बोली, और बेटा कैसा है? काम कब खत्म होगा? घर कब आ रहा है? सुन, तेरे लिए मैंने एक बहुत सुशील लड़ी DD1 देखी है। मैंने एक लंबी सांस ली और कहा, मां, अभी कुछ दिन और लग जाएंगे। यहां प्रोजेक्ट थोड़ा लंबा खिंच गया है। बाकी हालचाल बताकर मैंने फोन रख दिया। मां को क्या पता कि वह जिस बहू के सपने देख रही है उसका बेटा यहां एक मजनू जासूस बनकर अपनी रूहानी महबूबा की तलाश में भटक रहा है। आखिर मां तो मां होती है। अचानक मेरे दिमाग में अपने ही मोबाइल की वही रिंगटोन फिर से गूंजी। इस बार मेरी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे मुझे कोई बड्ढा सुराग मिल गया हो। रात के ठीक 11 बजे बज रहे थे। चारों ओर ऐसा घना अंधेरा था कि हाथ को हाथ न सूझे। सुनसान सड़क छत पर इक्का दुक्का स्ट्रीट लाइटें जल रही थीं। मैं हाथ में टॉर्च थामे उस वीरान रास्ते पर बरहा चला जा रहा था। मन के किसी कोने में डर तो था, पर अपनी आदत से मजबूर होकर मैंने कमरे में बैठने के बजाय रिस्क लेना बेहतर समझा। श्मशान के गेट पर पहुंचते ही मेरे कदम एक पल के लिए ठिठके। उस खामोशी में पत्तों की सरसराहट भी किसी के चलने जैसी लग रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और श्मशान के भीतर कदम रख दिए। इस अंधेरे साम्राज्य में बस वह टॉर्च की हल्की रोशनी ही मेरा एकमात्र सहारा थी। मैं श्मशान को पार करते हुए उसी बाउंड्री वॉल की ओर बहस रहा था। तभी अचानक मेरी नजर एक कब्र पर पड़ दी। वहां हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे कोई मोमबत्ती या दिया जल रहा हो। उस सन्नाटे में वह धुंधली रोशनी किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी उस कब्र पर डाली तो वहां का नजारा देख मेरा कलेजा मुंह को आ गया। कब्र पर आधी पिघली हुई मोमबत्ती जल रही थी और ताजे गुलाब के 5 फूल सलीके से रखे हुए थे। पूरी कब्र को गुलाब की पंखुद्दियों से सजाया गया था। इतनी रात को इस वीराने में यह सजावट किसने की? मैंने नाम की पट्टी देखी तो चौंक गया। वह झूली की ही कब्र थी। मैं फौरन सावधानी से श्मशान से बाहर निकला और उस पुराने मकान की ओर बढ़ गया। पकड़े जाने के डर से मैंने टॉर्च बंद कर दी। घर के पास पहुंचकर मैंने पाइप का सहारा लिया और दीवार फांदकर मकान के अंदर दाखिल हो गया। जीने से उतरते ही मुझे पास वाले कमरे से 3 लोगों के फुसफुसाने की आवाज आई। एक जवान लड़की कह रही थी, मैंने सब बंदोबस्त कर दिया है। तभी कुछ गिरने की आवाज आई और बिल्ली की तीखी म्याऊं गूंजी। मैं सकपकाकर पीछे हटा, पर तभी मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं एक अंधेरे गड्ढे में जा गिरा। गनीमत थी कि ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, इसलिए चोट नहीं लगी। मैंने जेब से टॉर्च निकालकर रोशनी की तो देखा कि मैं एक गुप्त तलघर बेसमेंट में खड्डा हूं। वहां अजीबोगरीब सामान बिखरा पड़ा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। दीवारों पर फिर वही खौफनाक राक्षस की पेंटिंग और डरावने मंत्र उकेरे हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक गोल टेबल थी और कोने में लकड़ी का एक अजीब हार्ट शेप बोर्ड रखा था, जिसके नीचे पहिए और पेंसिल लगी थी। देखकर ही समझ आ गया कि यह रूहों से बात करने वाला प्लानचेट या ओइजा बोर्ड है।
पूरा कमरा किसी तांत्रिक की गुफा जैसा लग रहा था। तभी मेरी टॉर्च की रोशनी एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर पड़ी डी ईट अप आई, जहां लकड़ी के बेस पर एक पारदर्शी कांच का ताबूत रखा था। मैं धड़कते दिल के साथ उसके पास गया और जैसे ही ताबूत के अंदर रोशनी डाली, मेरे होश उड़ गए। ताबूत के अंदर कोई और नहीं बल्कि जूली लेटी हुई थी। उसका शरीर बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने बस में देखा था, हृष्ट पुष्ट और ताजा। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह मर चुकी है। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी जैसे वह बस गहरी नींद में सो रही हो। लेकिन एक लाश कांच के ताबूत में यहां क्या कर रही थी? और अगर वह यहां थी तो श्मशान में किसकी कब्र थी? मेरे दिमाग में सवालों का बवंडर उठ ही रहा था कि तभी मुझे तलघर की सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आहट सुनाई दी। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने आनन फानन में उस ताबूत के पीछे खुद को छिपा लिया और अपनी टॉर्च बंद कर दी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और धड़ाकनें इतनी तेज थीं कि डर लग रहा था कहीं सामने वाला मेरी धड़ाकन की आवाज ही न सुन ले। सीढ़ियों से उतरने वाले पैरों की आवाज अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। उस कांच के ताबूत में झूली की लाश को देखकर मेरी सारी निडरता कपूर की तरह हवा हो गई। मेरे मुंह से बस एक ही नाम निकला, नायरा। मेरा दिमाग किसी तरबूज की तरह फटने को तैयार था। अगर जूली श्मशान की कब्र में आराम कर रही थी तो फिर उसकी यह देह यहां इस तहखाने में क्या कर रही है? 2 साल बीत जाने के बाद भी वह वैसी ही सुंदर और ताजा दिख रही थी जैसे बस में मिली थी। कोई बदलाव नहीं, कोई सडीडन नहीं। या तो यह जिंदा है या फिर कोई बहुत बद्धा रूहानी खेल है। ताबूत के पास ही एक कांच के बॉक्स में 3 अजीबोगरीब गुद्दियां रखी थी। एक की आंखें बंद, एक की खुली और तीसरी को साधी पहनाकर एक स्त्री का रूप दिया गया था। उन्हें देखते ही मेरे जहन में वूडू और वुडू या काले जादू का ख्याल कौंधा। किसी फिल्म में देखा था कि कैसे किसी की जान गुद्दिया में कैद कर उसे अपने वश में कर लिया जाता है। मैं अभी इन गुद्दियों को देखकर सिहर ही रहा था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मुझे लगा कि बस आज तो खेल खत्म, पकद्दा गया। जैसे ही मैंने पीछे मुड़ कर देखा, मेरी रूह कांप गई और हाथ से टॉर्च छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। टॉर्च की फैलती रोशनी में मैंने देखा जूली बिल्कुल मेरे पीछे गड्डी ढी थी। मैं दहशत के मारे उछलकर दूर जा गिरा। मैंने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाना चाहा पर मेरे गले ने मेरा साथ नहीं दिया। चीख हलक में ही घुट कर रह गई। मन ही मन बस एक ही बात गूंजी, जूली की आत्मा। वह मुझसे बस चंद कदम की दूरी पर खद्दी थी। इतने दिनों से जो मोहब्बत मोहब्बत चिल्ला रहा था, आज जब वही मोहब्बत सामने खद्दी थी तो जुबान पर ताला लग गया था। शायद सच्ची मोहब्बत में ऐसा ही होता है, इंसान शब्द खो देता है, चाहे वह डर से हो या जज्बात से। उसकी आंखों में वही पुरानी उदासी थी, पर इस बार उनमें एक अजीब सा अधिकार भी था। वह बस खामोशी से मुझे देख रही थी, जैसे पूछ रही हो कि आखिर मैं यहां मौत के इस कुएं में क्या ढूंढने आया हूं। मेरा दिल इतनी जोर से धड़धक रहा था कि मुझे डर था कि कहीं वह ताबूत के कांच को ही ना तोड़ दे। जब सामने तुम आ जाते हो तो क्या बोलिए क्या हो जाता है। वह तो अच्छा था कि उस वक्त मेरे दोस्त साथ नहीं थे, वरना पीछे से धक्का देकर कहते, जा बेटा, अकेले खद्दी है, कह दे अपने दिल की बात। मेरी सांसें अटकी हुई थीं। पूरी कहानी में अब तक मैंने खुद को बद्दा हीरो समझ रखा था, पर यहां असलियत में मेरी भी हालत खराब हो रही थी। वह मुझे लगातार घूर रही थी और मैं डर के बावजूद अपनी आशिक मिजेजी से मजबूर होकर उसे स्कैन कर रहा था। उसके बदन पर बिल्कुल वैसी ही ड्रेस थी जैसी ताबूत में रखी लाश की थी। मैंने मन ही मन सोचा, ये डिच की कितनी एडजस्टिंग है। 2 साल से एक ही ड्रेस में काम चला रही है। माना कि रूह है, पर है तो लडिच की ही। इन 2 सालों में फैशन कहां से कहां पहुंच गया और ये अभी भी उसी पुराने लिबास में है। मैं उसकी सादगी का कायल हो गया। तभी उसने मेरी ओर देखा और एक भयानक अट्टहास के साथ गुस्से से बोली, तुझे मरने का इतना ही शौक है जो तू यहां भी चला आया? जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? उसने अपनी डरावनी आंखें मेरी आंखों में गड्ढा दी और गर्जी, बोल, क्यों आया है यहां? मैं घबराहट में हड्डबडाने लगा। वो जी जी
उसने फिर एक डरावनी हंसी हंसी और बोली, क्या जीजी, राखी बंधवाने आया था क्या जीजी से? अब की बार मुझे सच में गुस्सा आ गया। भाई, सब कुछ बर्दाश्त है, पर मेरी भावनाओं के साथ ऐसा क्रूर मजाक, मैं इसकी भूतिया फैमिली के साथ एडजस्ट करने को तैयार बैठा हूं और यह मुझे भाई जोन में डाल रही है। मैंने तय कर लिया, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, पर इसका भाई तो कतई नहीं बनूंगा। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, आप गलत समझ रही हैं, मैं राखी बंधवाने नहीं आया था, मैं तो फ्रेंडशिप। मेरा जुमला पूरा होने से पहले ही उसने अपने होठों पर उंगली रखी और फुसफुसाते हुए चिल्लाई, चुप, एकदम चुप। अब एक शब्द भी मुंह से बाहर निकाला तो यहीं दफना दूंगी। फ्रेंड होने का ही लिहाज कर रही हूं, वरना अब तक तेरी जगह श्मशान में होती। कहकर वह फिर जोर जोर से हंसने लगी। उसका सुंदर चेहरा उस टॉर्च की रोशनी में जितना डरावना था, उतना ही मोहक भी। पर एक सेकंड, मैं इसका फ्रेंड कब बन गया? मेरे मन में एक पॉजिटिव लहर दौड़ी। या तो इसे कोई गलत फहमी हुई है, या फिर यह मुझे सच में दोस्त मानती है। शायद पुराने जमाने के ख्यालों वाली है, जो प्यार स्वीकार करने में कतरा रही है। या फिर बेचारी ने मुझे बस में देखा होगा और तभी से मन ही मन फ्रेंड मान लिया होगा। इतनी देर में मैं उस माहौल का आदी हो चुका था और डर धीरे धीरे कम हो रहा था। मुझे यकीन हो गया कि इसके दिल में मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो है। वह प्यार तो करती है मुझसे, पर शायद फैमिली प्रेशर और हमारे बीच के फ्यूचर, इंसान और रूह का फर्क को देखते हुए मुझसे दूर भाग रही है। वरना इतनी देर से कोई चुड़ैल किसी इंसान को निहारती और बातें थोड़ी ही करती। तभी उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, यहां से निकल जा, वरना वो बुढ़िया तुझे कच्चा चबा जाएगी। उसकी चिंता देख मेरा शक यकीन में बदल गया। प्यार तो है बॉस। मेरी इस रोमांटिक गलतफहमी को उसने ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। मैं जिस तरह बेशर्मों की तरह उसे एक तक निहार रहा था, उससे उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने एक जोरदार लात मारकर मेरी टॉर्च बुझा दी और उस घुप अंधेरे में उसकी डरावनी हंसी गूंज उठी। उसने अपनी हथेली मेरे दिल के ठीक ऊपर बाईं तरफ जोर से मारी, जैसे कोई थप्पी मारता है। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि 2 बर्फीले हाथों ने पीछे से मेरी गर्दन जकड़ ली है। धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं होश खोता चला गया। जब मेरी आंख खुली तो मुझे शरीर में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मैंने अलसा कर अंगड़ाई ली और चारों ओर देखा। हल्का हल्का अंधेरा अभी बाकी था और सिर के ऊपर एक पोल पर लगा पीला बल्ब धुंधली रोशनी दे रहा था। मुझे होश में आने में कुछ सेकंड लगे। जब दिमाग ठिकाने आया तो समझ आया कि मैं किसी कमरे में नहीं, बल्कि खुली जगह पर पड्डी हूं। मैंने लड़खड़ाते हाथों से अपनी घड्डी देखी। सुबह के 4:15 बज रहे थे। मैं उठकर बैठा और जैसे ही चारों ओर नजर घुमाई, मेरे होश उड़ गए। सामने वही बोर्ड लगा था, श्मशान इधर है। तो क्या मैं सारी रात इसी पत्थर के पास बेसुध पड्डी सा रहा? कल रात जो कुछ भी हुआ, वो गुप्त तलघर, कांच का ताबूत, जूली से वे बातचीत और फिर उसका हमला, क्या वह सब सच था या मेरा कोई भयानक सपना? मेरा पूरा शरीर बुरी तरह टूट रहा था, जैसे किसी ने मुझे पीटा हो। मैंने उठकर अपने कपड़े झाँधे, पर जैसे जैसे रात की घटनाएं एक रील की तरह मेरी आंखों के सामने घूमने लगीं, मुझे अपनी छाती पर उसी जगह एक मीठा सा दर्द महसूस हुआ जहां उसने हाथ मारा था। एक तरफ तो मौत का डर था और दूसरी तरफ वही जासूसी वाला कीड़ा जो अब भी शांत नहीं हुआ था। आखिर उस तलघर में जो मैंने देखा, उसका उस श्मशान की कब्र से क्या नाता था? और वह नायरा नाम, वो मेरे जहन में कहां से आया? मैं अभी भी वहीं खद्दा था, पर मन में एक अजीब सा एहसास था। शायद उस वेटर ने सही कहा था। मेरी किस्मत अच्छी है जो मैं जिंदा बच गया। पर मेरा दिल अभी भी उस अधूरी कहानी के पन्ने पलटने को बेताब था। मेरी गर्दन पर जो हाथ पड्डे थे, वे डराने के लिए थे या मारने के लिए? ये गुत्थी अभी भी सुलझी नहीं थी। मेरा सिर अभी बुरी तरह घूम रहा था, इसलिए मैं फिर से उसी पत्थर पर बैठ गया। नींद और थकान के बोझ से मेरी आंखें भारी हो रही थीं। मैंने एक नजर श्मशान के सन्नाटे पर डाली। अंधेरा अब भी अपनी चादर ताने खद्दा था। वहां बाहर रखी पानी की टंकी से मैंने अपना मुंह धोया। ठंडे पानी के छपाकों ने थोड़ी चेतना तो लौटाई, पर दिल का दर्द वैसा ही था।
मैंने खुद से कहा, बेटा ससुराल में तो घनी बेइज्जती हो गई है, अब चुपचाप मायके यानी गेस्ट हाउस लौट चलने में ही भलाई है। मैं मरे मरे कदमों से वापस चल पड़ा। उस वक्त वाकई ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे दुल्हन ने फेरों के वक्त ही मना कर दिया हो और बेचारा दूल्हा अपनी बारात वापस ले जा रहा हो। उस सुनसान सड़क पर मैं किसी उदास दूल्हे की तरह अकेला चला जा रहा था। जब गेस्ट हाउस पहुंचा और रूम नंबर 177 के सामने से गुजरा तो दिमाग में दर्द भरा संगीत बजने लगा। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। मैं अपने कमरे में घुसा और बिना कपड़े बदले, बिना जूता उतारे किसी कटे हुए वृक्ष की तरह बिस्तर पर गिर गया। पूरी रात नींद में भी झूली के सपने मेरा पीछा करते रहे। सुबह जब आंख खुली तो देखा 11:30 बज रहे थे। मोबाइल चेक किया तो 8 मिस कॉल, 6 ऑफिस से और 2 मां के। मैंने ऑफिस फोन किया और बहाना मार दिया, सर अचानक तेज बुखार आ गया है, आज ऑफिस आने की स्थिति में नहीं हूं। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब इन सब आफतों से दूर हो जाऊंगा। लोग अक्सर दिल टूटने पर शांति के लिए पहाड़ों में जाते हैं, पर मेरा तो पहाड़ों में ही दिल टूट गया था। मैं खुद को कोस रहा था कि कैसी मति मारी गई थी मेरी, जो एक चुड़ैल से दिल लगा बैठा। अंदर से अजीब सा रोना आ रहा था। मुझ जैसा सीधा साधा लड्ढका इस कदर पारों का देवदास बन जाएगा, कभी सोचा न था। शुक्र है मैं शराब नहीं पीता, वरना अब तक तो बोतलों का ढेर लग गया होता। दुख में मां की याद आई तो फोन लगा दिया। गला भर आया था, बस इतना ही कह पाया, मां आपकी बहुत याद आ रही है। मां तो मां होती है। पहली बार मुझे इस तरह रुआंसा देख तुरंत ताड़ गई कि मामला इश्क का है। वे बोली, बेटा कौन है वह चुड़ैल जिसने तेरी यह हालत कर दी है? मैं सन्न रह गया। मैंने सोचा मां को कैसे पता चला कि वह वाकई एक चुड़ैल है। मैंने हड्डबडाते हुए कहा, मां कौन चुड़ैल? मां हंसकर बोली, मेरा मतलब है कौन है वह लड्डकी जिसने मेरे बेटे को इतना रुलाया है? मैंने बात संभालते हुए कहा, कोई नहीं मां, बस अचानक घर की याद आ गई थी, इसलिए थोड़ा इमोशनल हो गया। लेकिन दिल जानता था कि यह इमोशनल होना नहीं, बल्कि एक रूहानी मोहब्बत का अधूरा रह जाना था। आपसे बात हो गई मां, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। बस अगले हफ्ते तक काम निपटा कर आता हूं, फिर साथ में बहू देखने चलेंगे। मैंने एक फीकी और झूठी मुस्कुराहट के साथ फोन रख दिया। मां की बातों ने थोड़ी हिम्मत तो दी, पर दिल का हाल वही दिल जले आशिक जैसा था। मैंने कमरे में चाय मंगवाई और मोबाइल पर दुखी गानों की प्लेलिस्ट बजा दी। दिल मेरा चुराया क्यों, जब यह दिल तोड़ना ही था। गाने की लाइनें मेरे जख्मों पर नमक का काम कर रही थी। अभी गाना खत्म भी नहीं हुआ था कि वेटर चाय लेकर आ गया। मैं बिस्तर पर बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। चाय में चीनी कम थी, पर उस वक्त मुझे वो चाय किसी कड़वी शराब के घूंट जैसी लग रही थी। मैं 12 मार्च 2017 की उस तारीख और कल रात की घटनाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक पॉजिटिव ख्याल आया, उसने मुझे जान से क्यों नहीं मारा? वह चाहती तो मेरा काम वहीं तमाम कर सकती थी, पर उसने सिर्फ डराया। लेकिन फिर उस थप्पी का ख्याल आया जो उसने मेरे सीने पर मारी थी। बाकी सब तो ठीक था जूली, पर दिल पर हाथ इतनी जोर से नहीं मारना चाहिए था। मैंने बद्धाते हुए अपने सीने पर हाथ रखा। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरी शर्ट की ऊपर वाली जेब में कुछ है। मैंने उंगलियों से टटोला तो एक कागज का टुकड़ा निकला। मैं चौंक गया, यह कागज मेरी जेब में कब आया? जैसे ही मैंने उस कागज की तह खोली और उस पर लिखे शब्दों को पढ़ा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे चेहरे पर एक ऐसी चमक आई जैसे किसी खोए हुए मुसाफिर को मंजिल का नक्शा मिल गया हो। मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकला, तो ये बात है। मैंने बिना देर किए इंटरकॉम से गेस्ट हाउस के काउंटर पर फोन किया और उस नट्टूरे फुटूरे वाले वेटर को फौरन कमरे में बुलाया। जब वह आया तो मैंने उससे KDD ढाई से पूछताछ शुरू की। वह बेचारा सकपका गया और हाथ जोड़कर बोला, साहब मुझे यहां आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। मैं तो उस हादसे के काफी बाद यहां भर्ती हुआ था। मुझे बस उतना ही पता है जितना मैंने लोगों से सुना है।
मैंने निराश होकर उसकी तरफ देखा तो उसे मुझ पर तरस आ गया। वह धीरे से बोला, सर, एक रास्ता है। हमारे गेस्ट हाउस में एक पुराने काका हैं जो पिछले 20 सालों से यहीं काम कर रहे हैं। जूली के साथ जो कुछ भी हुआ उसके वो इकलौते गवाह हो सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं उनसे आपकी मुलाकात करवा दूं। मेरी डूबती उम्मीदों को तिनके का सहारा मिल गया था। मैंने फौरन हां कर दी। अब बस उन पुराने वेटर का इंतजार था जो शायद जूली की मौत और उस रात के उस भयानक रात से पर्दा उठा सके। कमरे में वह पुराना वेटर, उसका साथी और मैं, हम तीन ही थे। पुराने वेटर के चेहरे पर हिचकिचाहट साफ दिख रही थी, जैसे वह किसी पुराने जख्म को कुरेदने से डर रहा हो। मैंने उसे सांत्वना दी और भरोसा दिलाया कि हमारी बात इस कमरे की दीवारों से बाहर नहीं जाएगी। तब जाकर उसने जुबान खोली। मेरे हर सवाल पर वह जो जवाब दे रहा था उसने मेरी रूह कंपा दी। जब मैंने सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछा तो उसने लंबी सांस लेकर कहा, नहीं साहब, उस वक्त सीसीटीवी नहीं थे। जूली स्टाफ का हिस्सा थी, इसलिए मालिक ने बदनामी के डर से मामले को रफा दफा कर दिया और पुलिस तक बात पहुंचने ही नहीं दी। उसी हादसे के बाद यहां कैमरे लगे। उसने रुआंस से होकर कहा, बहुत नेक लड़की थी साहब, उसके गुनहगारों को सजा मिलनी ही चाहिए। जब मैंने उसे 500 का नोट देना चाहा तो उसने हाथ जोड़ ढलिए। साहब, अगर आप उसे इंसाफ दिला सके तो वही मेरी सबसे बड़ी टिप होगी। वे दोनों बाहर चले गए और मैं उस रहस्यमयी कागज और वेटर की बातों को जोड़कर एक खतरनाक योजना बनाने लगा। रात के ठीक 11 बजे बज रहे थे। चारों ओर वही जानलेवा सन्नाटा था। अचानक श्मशान के सन्नाटे को चीरते हुए 7 साए आकृतियां तेज मगर दबे कदमों से वहां दाखिल हुए। श्मशान के भीतर आज नजारा बदला हुआ था। जूली की कब्र को आज किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। जलती हुई मोमबत्तियों ने कब्र के चारों ओर एक रहस्यमयी घेरा बना लिया था। ताजा गुलाबों और इत्र की महक हवा में घुली थी। अचानक आसमान में बिजली सी चमकी और फिर सब शांत हो गया। वे साए बाउंड्री वॉल फांद कर उसी मनहूस मकान की ओर बढ़े। पाइप के सहारे वे एक एक कर छत पर पहुंच गए। नीचे उसी डरावने कमरे में आज मंजर खौफनाक था। 3 दीवारें कोयले की तरह काली पुती हुई थीं और चौथी दीवार पर वह शैतान की पेंटिंग आंखों से अंगारे बरसा रही थी। फर्श भी काला कर दिया गया था। बीच की गोल टेबल पर वह प्लानचेट बोर्ड रखा था और उसके चारों ओर मोमबत्तियां एक घेरे में जल रही थीं। वहां एक कुर्सी पर झूली बैठी थी। उसकी आंखों में वह पहले वाली चमक नहीं थी। वह एकदम शून्य में ताक रही थी, जैसे किसी ने उसे सम्मोहित कर रखा हो। उसके ठीक सामने वाली कुर्सियों पर 2 लोग बैठे थे, वही बूढ़ा और बुढ़िया, जो अब अपनी असली और खौफनाक शक्ल में थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज कोई अंतिम और सबसे बद्धा तांत्रिक अनुष्ठान होने वाला है। वे साए छत पर थे और नीचे मौत का खेल शुरू होने ही वाला था। कमरे की दीवार पर लगी घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए रात का सन्नाटा किसी खौफनाक शोर में तब्दील हो गया। बाहर से कुत्तों और भेड़ियों के रोने की आवाजें ऐसी आ रही थीं मानो मौत का कोई जुलूस निकल रहा हो। अचानक उस काली टेबल पर रखा लकड़ी का प्लानचेट बोर्ड किसी अदृश्य शक्ति के झटके से कांपने लगा। एक रहस्यमयी फुसफुसाहट भरी आवाज कमरे में गूंजी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जूली। वह आवाज जितनी मीठी थी उतनी ही ठंडी और डरावनी भी। जैसे ही आवाज रुकी, वह लकड़ी का बोर्ड टेबल पर पागलों की तरह घूमने लगा। उस बुढ़िया ने, जो अब किसी शैतानी तांत्रिक जैसी लग रही थी, कागज पर उकेरे गए शब्दों को पढ़ा और उसका अट्ठास कमरे की दीवारों से टकराने लगा। तू जब तक मेरा काम नहीं करेगी तब तक तू ऐसे ही तड्डी छपेगी। वह चीखी, मैं यहां तेरा जन्मदिन मना रही हूं और तू है कि बस बहाने बना रही है। मेरा काम कर, वरना तुझे ऐसी कैद में डालूंगी जहां तू कभी मुक्ति नहीं पा सकेगी। बोल, हाँ या ना? उसने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, तुझे मरना ही था तो उस रात फांसी क्यों लगाई? तुझे तो मैंने वापस आने को कहा था। अब ये नाटक छोड़ डाच और वो काम कर दे जिसके लिए मैंने तुझे यहां रोक रखा है। एक बार फिर पेंसिल हिली और कागज पर थरथराते हुए शब्द उभरे, आप मेरा यकीन कीजिए, यह मुमकिन नहीं है। आपकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। हमें छोड़ डीडीएच दीजिए, मुझे मुक्ति दिला दीजिए।
मैं तद्दिरिप रही हूं। इन शब्दों ने उस बुढ़िया के अहंकार को चोट पहुंचाई। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसने साथ में बैठे उस बूढ़े आदमी की ओर एक खौफनाक इशारा किया और बोली, ये प्यार की भाषा नहीं समझेगी, इसको अब असली तकलीफ का एहसास कराना होगा। मेरी बरसों की साधना को एलडीएच की मिट्टी में नहीं मिला सकती। उस बूढ़े ने एक अजीब सा काला थैला खोला और उसमें से कुछ निकालने लगा। कमरे का तापमान अचानक गिर गया था और ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों पर बनी वह शैतान की पेंटिंग अब मुस्कुरा रही है। तभी छत पर मौजूद उन 7 सायों में हलचल हुई। उन्हें समझ आ गया था कि अब और इंतजार करना भारी पड़ डीएच सकता है। जूली की रूह उस टेबल के पास कांप रही थी, बेबस और लाचार। माहौल अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। उस बूढ़े ने जैसे ही वह खुली आंखों वाली गुड़िया निकाली और उसकी बांह में वह लकड़ी चुभोई, सामने बैठी जूली के शरीर से खून की धार फूट पड़ी। वह दर्द से तड़पने लगी, पर वह औरत किसी पत्थर की तरह ठंडी और खूंखार बनी रही। बोल, इसे भी भेज दूं तेरे पास, फिर दोनों मिलकर कब्र में मेरा काम करना। उस औरत की आवाज में किसी शैतान की गूंज थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद हर रूह और इंसान के होश उड्डा दिए। वो ओइजा बोर्ड, प्लानचेट किसी खिलौने की तरह नहीं बल्कि एक हथियार की तरह बर्ताव करने लगा। वह पेंसिल किसी मिसाइल की तरह उस औरत की ओर छूटी और जब वह बोर्ड खुद फट गया तो जैसे कोई सदियों पुराना बंधन टूट गया हो। जूली, जो अब तक एक बेबस कठपुतली बनी हुई थी, अचानक बिजली की फुर्ती से उठी और हवा में तैरती हुई सीधे उस औरत के सामने वाली कुर्सी पर जा बैठी। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि वो ज्वाला थी जो उस तांत्रिक औरत को भस्म कर सकती थी। उसने दहाड़ते हुए कहा, तूने मुझे अपनी चिकनी चुभती बातों में फंसाया, मुझे मौत के कुएं में धकेल दिया और मेरी वो हालत कर दी कि मुझे खुद अपनी जान लेनी पड़ती। पर अब और नहीं। आखिर क्यों तू इस मासूम लड्डी डीकी के पीछे हाथ धोकर पड्डी दी है? कमरे का तापमान अब 0 से भी नीचे जा चुका था। जूली की आवाज दीवारों से टकरा रही थी। तू जो चाहती है वो कभी मुमकिन नहीं होगा। तू पागल हो चुकी है। अब भी वक्त है। इस लड्डी डीकी को छोड़ दे और मेरे उस शरीर को जिसे तूने इस कांच के ताबूत में कैद कर रखा है, उसे मिट्टी के हवाले कर दे ताकि मेरी भटकती रूह को मुक्ति मिल सके। उस औरत के चेहरे पर अब पहली बार डर की लकीरें उभरी। उसे अंदाजा नहीं था कि जिस रूह को उसने सालों से गुलाम बना रखा था वह इस कदर बगावत कर देगी। लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने बगल में रखी उस तीसरी गुद्दिया की ओर हाथ बढ़ाया जिसे साधी पहनाई गई थी। तभी छत पर मौजूद उन 7 सायों में से सबसे आगे वाले ने इशारा किया। अब पर्दे के पीछे छिपे रहने का समय खत्म हो चुका था। नीचे मौत और मुक्ति का तांडव चल रहा था और ऊपर से उन 7 साइयों का हमला बस शुरू होने ही वाला था। मामला अब सिर्फ एक प्रेम कहानी का नहीं रह गया था। यह एक भयानक तांत्रिक साजिश और कई सालों से कैद रूहों की आजादी की जंग बन चुका था। शायद तेरे गुनाहों की सजा कुछ कम हो जाए। अपना यह पागलपन छोड़ दे। जूली की रूह आखिरी बार गिड़गिड़ाई, पर उस औरत पर जैसे खून सवार था। वह चिल्लाई, मेरी गुलाम मुझे ही सिखाएगी। जूली की रूह ने जैसे ही अपना रौद्र रूप धारण किया, वह दीवारों पर किसी साए की तरह दौड़ने लगी। उसकी आंखों के आंसू और बिखरे बाल एक खौफनाक मंजर पैदा कर रहे थे। उसने हवा में उछलकर उस तांत्रिक औरत के चेहरे पर एक जोरदार प्रहार किया। तिलमिलाई हुई औरत ने पास रखी कुल्हाड़ी उठाई और जैसे ही वह उस मासूम लड़की आफिजा पर वार करने वाली थी, तभी पूरा कमरा दूधिया रोशनी से नहा गया। पुलिस की एंट्री ने उस शैतानी खेल को एक पल में रोक दिया। मेरी योजना काम कर गई थी। वहां 15 आंखें, 6 पुलिस वाले, मैं और मेरा नाइट विजन कैमरा सब कुछ देख रही थी। महिला कांस्टेबल ने उस औरत को दबोच लिया और जब वह बिल्ली हमला करने को लपकी तो जूली की रूह ने हवा में ही उसका अंत कर दिया। मैंने कैमरा दिखाते हुए मुस्कुराहट के साथ कहा, बोलिए चाची, सासू मां, अब आप अपने नए ससुराल जेल जाइए, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। तभी वह लड़की जिसे मैं अब तक जूली समझ रहा था सीधी कद्दीदी हुई। उसकी आंखों में अब सुकून था। जूली की रूह उसके शरीर के जरिए बोल रही थी,
शुक्रिया। आज अगर आप नहीं आते तो मेरी बहन आफिजा भी इसी औरत के काले जादू की भेंट चरहाट जाती। मैं जूली हूं, जो अपनी बहन के शरीर में आकर आपसे बात कर रही थी। जूली ने कांपती आवाज में अपनी आप बीती सुनाई। इस औरत ने मुझे और मेरे परिवार को वूडू जादू के जरिए बंधक बना लिया था। मेरी बहन लियाना और मेरी मां की जान उन 3 गुद्दियों में कैद थी। जब भी मैं विरोध करती, ये मुझे थड्ड पाती थी। इसने मुझे इस कदर मजबूर कर दिया था कि मुझे खुदकुशी करनी पड़ी, पर मरने के बाद भी इसने मेरी रूह को आजाद नहीं किया। वह औरत दरअसल जूली की सगी चाची नहीं थी, बल्कि एक ढोंगी तांत्रिक थी, जिसने जूली के परिवार की संपत्ति और उनकी उम्र चुराने के लिए यह सब प्रपंच रचा था। पुलिस ने तुरंत उन 3 गुस्दियों को अपने कब्जे में लिया। जूली ने बताया कि जब तक ये गुस्दियां सुरक्षित हैं, उसकी मां और बहन की जान को खतरा है। जूली के असली मृत शरीर को, जो कांच के ताबूत में था, पुलिस ने सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए भेजा। जूली की रूह आफिजा के शरीर से बाहर निकलने से पहले मेरी ओर मुद्दी। उसकी आंखों में अब वह डरावनी लाली नहीं, बल्कि एक रूहानी चमक थी। उसने धीरे से कहा, तुमने जिसे प्यार किया वह मेरा अक्स था। अब मैं आजाद हूं। आफिजा का ख्याल रखना, वह बिल्कुल मेरी तरह दिखती है, पर वह जिंदा है। इतना कहकर वह हवा में विलीन हो गई। कमरा अचानक शांत हो गया। आफिजा बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि मैंने उसे थाम लिया। मेरा फ्यूचर शायद अब बर्बाद होने से बच गया था। प्यार तो अब भी था, बस अब वह एक साए से हटकर एक जिंदा इंसान की हकीकत बनने वाला था। आखिर मेरी जासूसी और मजनू वाला अवतार किसी के काम तो आया। जूली की वह रूहानी आवाज अब आफिजा के गले से निकल रही थी, पर उसमें जो दर्द था, उसने वहां मौजूद हर शख्स का कलेजा चीर दिया। पुलिस वाले जो अब तक सिर्फ अपराधियों को पकड़ने आए थे, वे भी इस खौफनाक दास्तान को सुनकर जड़ हो गए थे। जूली की कहानी ने उस पूरी रहस्यमयी गुत्थी के एक एक रेशे को खोलकर रख दिया था। जिसे जूली अपना रक्षक समझती थी, उसी औरत ने उसके जन्मदिन पर उसकी बलि चढ़ाने की कोशिश की थी। वह सुरक्षा घेरा कोई ममता का नहीं, बल्कि जूली को उन बुरी आत्माओं के बीच झोंक देने का फंदा था। 177 नंबर कमरे का सच। गेस्ट हाउस के उस कमरे में जूली ने डर और घुटन से हारकर मौत को गले लगाया था, पर उसकी लाश को भी चैन नहीं मिला। उस औरत ने लाश को रसायन, केमिकल्स लगाकर ताबूत में कैद कर लिया, ताकि वह जूली की रूह पर अपना नियंत्रण बनाए रख सके। आफिजा की बेबसी। आफिजा, जो अपनी बहन की तलाश में आई थी, उसे भी दोबारा जिंदा होने का झूठा लालच देकर गुलाम बना लिया गया। उस काली बिल्ली का आफिजा के साथ रहना कोई शौक नहीं, बल्कि उस पर 24 घंटे की निगरानी थी। उम्र चुराने का खेल। वह औरत खुद को जवान रखने और अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए इन मासूम लड़कियों की उम्र और खुशियां सोख रही थी। जूली की आवाज अब और भी भारी हो गई थी। साहब, इसने सिर्फ मुझे नहीं मारा, इसने मेरी बहन की पहचान और मेरी मां की मुस्कुराहट भी छीन ली। लोग जिसे पहाड़ की चुड़ैल समझकर डरते थे, वह कोई और नहीं, मेरी बेबस बहन आफिजा थी, जिसे यह औरत डराने के लिए इस्तेमाल करती थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने एक गहरा निश्वास छोड़ा और कढ़ाई से उन दोनों, बुढ़िया और उसके पति की ओर देखा। उन्होंने तुरंत उन वूडू गुड़ियों को एक सुरक्षात्मक बैग में रखा और उस औरत को हथकड़ी पहना दी। अचानक कमरे की रोशनी हल्की सी थमी। आफिजा के शरीर में एक थरथराहट हुई। जूली की आत्मा अब जाने को तैयार थी। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अब वह नफरत नहीं थी जो उसने मुझे डराते वक्त दिखाई थी, बल्कि एक गहरा सम्मान था। उसने आखिरी शब्द कहे, ध्रुव, तुमने एक रूह से मोहब्बत की थी, पर तुमने एक जीती जागती जिंदगी बचा ली। आफिजा और मेरी मां को अब तुम्हारी जरूरत होगी। मेरा इंसाफ ही मेरी मुक्ति है। इतना कहते ही आफिजा का शरीर डीला पड्डी डियच गया और वह बेसुध होकर मेरे कंधों पर गिर गई। वह काली परछाई खिड़की से निकलकर श्मशान की ओर धुएं की तरह उड़ गई। पुलिस उस तांत्रिक जोड़े को घसीटते हुए ले गई। सुबह की पहली किरण पहाड़ियों के पीछे से झांक रही थी। श्मशान का वह डरावना सन्नाटा अब एक शांति में बदल चुका था। अगले दिन की सुबह गेस्ट हाउस के काउंटर पर वही पुराने वेटर खड़े थे। उनकी आंखों में भी आज संतोष था,
आफिजा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मां भी पहुंच चुकी थी। मैंने अपने कैमरे की चिप निकाली। इसमें वह सब कुछ था जो दुनिया को हिला देने के लिए काफी था। चैथी चौकी और पंचायत का दूसरा श्राप। जैसे जो शीर्षक मैं सोच रहा था, असलियत उनसे कहीं ज्यादा डरावनी निकली थी। पर एक सवाल अब भी मेरे मन में था, क्या आफिजा के अंदर भी जूली का वो अक्स बचा होगा? क्या हमारा रिश्ता उस श्मशान की बाउंड्री से बाहर निकल पाएगा? उस लड़की आफिजा के शरीर में जूली की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिस गुत्थी को मैं अपनी जासूसी का कमाल समझ रहा था, वह दरअसल एक रूह का बुना हुआ इम्तिहान और एक बेबस बहन पुकार थी। उसने मेरी ओर देखते हुए जो कहा, उसने मेरे दिल पर रखे बोझ को हल्का कर दिया। ध्रुव, उस बिल्ली का साया आफिजा पर एक पहरे की तरह था। वह लोगों की नजरों पर पर्दा डाल देती थी, पर तुम्हारी सादगी और निस्वार्थ प्रेम ने उस जादू को बेअसर कर दिया। आफिजा ने जब तुम्हें बस में देखा तो उसे लगा कि शायद यही वह इंसान है जो हमें इस नर्क से निकाल सकता है। वह रुमाल छोड़ना एक इशारा था, पर वह डरी हुई थी। उस रात तुम्हारे कमरे में कोयले छोड़ना उसकी नफरत नहीं, बल्कि तुम्हें बचाने की एक कोशिश थी, ताकि तुम उसे चुड़ैल समझकर यहां से भाग जाओ और तुम्हारी जान बच जाए। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और वह सपना वह मैंने तुम्हें दिखाया था। मैं देखना चाहती थी कि क्या तुम्हारा प्यार सिर्फ चेहरे तक सीमित है या तुम सच में रूह तक पहुंचने का दम रखते हो। कोई और होता तो कब का यह शहर छोड़कर भाग चुका होता, पर तुम डटे रहे।